जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से स्टडी विद राहुल यूके के प्लेटफॉर्म में। और आज हम यहाँ पर भारतीय संविधान का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जो कि आपके स्टेट लेवल एंड सेंट्रल लेवल के एग्जाम में काफी हेल्पफुल रहेगा। तो चलिए दोस्तों, टॉपिक की ओर बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं आज का सेशन। आज का सेशन है दोस्तों फंडामेंटल राइट्स या मौलिक अधिकार। दोस्तों, इससे पिछले लेक्चर में हमने भारतीय संविधान की प्रस्तावना, उसके भाग, शेड्यूल, ये सारे हमने डिस्कस कर लिए थे इससे प्रीवियस लेक्चर में। और उसके बाद आज हमारा नया टॉपिक है फंडामेंटल राइट्स या मौलिक अधिकार। आखिर में मौलिक अधिकार हैं क्या? तो दोस्तों, मौलिक अधिकार किसे कहते हैं? इसकी डेफिनेशन है दोस्तों कि जनता को प्रदत्त संविधान द्वारा ऐसे अधिकार जो उनके हितों का संरक्षण करते हैं, यानी हमारे जो जनता है उनके हितों का संरक्षण करते हैं ये सारे मौलिक अधिकार। अब देखते हैं दोस्तों, मौलिक कारों को कहां से लिया गया। भारतीय संविधान जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसको उसमें इस फंडामेंटल राइट्स को लिया कहां से गया। जैसे आपके 395 आर्टिकल हैं, 22 भाग हैं दोस्तों भारतीय संविधान में। 395 आर्टिकल, 22 भाग और 12 अनुसूचियां। तो ये जो 22 भाग हैं इनमें से अलग अलग चीजें अलग अलग देश के संविधान से ली गई है। तो अब जानते हैं दोस्तों कि फंडामेंटल जो राइट्स हैं इनको लिया कहां से गया है। दोस्तों, जो फंडामेंटल राइट्स हैं इनको लिया गया है अमेरिका के संविधान से। किस देश के संविधान से? अमेरिका के संविधान से लिया गया है फंडामेंटल राइट्स को, अमेरिका के संविधान से। अब देखते हैं दोस्तों, इन मौलिक अधिकारों को भारतीय संविधान में रखा कहां गया है, कहां व्यवस्थित किया गया है इन मौलिक अधिकारों को। जो मौलिक अधिकार हैं दोस्तों, इनको संविधान के भाग 3 और आर्टिकल 32 से लेकर 35 तक, यानी संविधान में मौलिक अधिकारों को भाग 3 और आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक रखा गया। एग्जाम में क्वेश्चन किस प्रकार बनेगा कि मौलिक अधिकारों को संविधान के किस भाग में रखा गया है? तो भाग 3। अब देखिए दोस्तों, मैग्ना कार्टा क्या। मैग्ना कार्टा एक वर्ड यहाँ पर यूज होता है दोस्तों कि मैग्ना कार्टा आखिर में है क्या। दोस्तों, प्रारंभ में ब्रिटेन में राजशाहियों को कुछ अधिकार दिए गए थे, कुछ मूल अधिकार दिए गए थे जिन्हें मैग्ना कार्टा कहा जाता है। यानी अब संविधान के भाग 3 को या मौलिक अधिकारों को मैग्ना कार्टा कहा जाता है। तो क्वेश्चन बन सकता है कि मैग्ना कार्टा से तात्पर्य क्या है। ऑप्शन में क्या देगा? या तो भाग 3, संविधान का भाग 3 आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक, या फंडामेंटल राइट्स ऑप्शन में दे देगा। तो यह है आपका मैग्ना कार्टा। अब देखिए दोस्तों, मौलिक अधिकार है कितने। दोस्तों, पहले मौलिक अधिकार थे 7। कितने मौलिक अधिकार? 7 फंडामेंटल राइट थे। लेकिन यहाँ पर एक मौलिक अधिकार को हटा दिया गया। कौन से मौलिक अधिकार को? संपत्ति के अधिकार को। संपत्ति के अधिकार यानी राइट टू प्रॉपर्टी का जो अधिकार था उसको 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत हटा दिया गया। किसको? जो आपका 7वां संपत्ति का अधिकार है। और इसे आर्टिकल 301 के तहत कानूनी अधिकार में जोड़ दिया गया। किसमें? कानूनी अधिकार में जोड़ दिया गया है संपत्ति के अधिकार को। दोस्तों, ये जो आपके कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है यानी संविधान संशोधन है, ये तो एग्जाम में पूछे ही जाते हैं, क्योंकि जो आपके फंडामेंटल राइट्स है इनका पैटर्न थोड़ा पुराना हो गया। क्योंकि सारे स्टूडेंट्स को ये फंडामेंटल राइट्स सारे याद है कि कौन से अनुच्छेद में क्या दिया गया। लेकिन अब एग्जामिनर क्या करता है,
वो ज्यादातर यहाँ पर जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हैं उनको पूछता है कि संविधान संशोधन कब कैसे, यानी कौन सा संविधान संशोधन कब हुआ था। जैसे यहाँ पर क्या क्वेश्चन बनेगा कि राइट टू प्रॉपर्टी को किस संविधान संशोधन के तहत हटा दिया गया या 301 के तहत जोड़ दिया गया। तो किसके दोस्तों, 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत राइट टू प्रॉपर्टी को मौलिक अधिकार से हटाकर आर्टिकल 300A में एक कानूनी अधिकार के तहत जोड़ दिया गया है। अब देखते हैं दोस्तों इसमें मौलिक अधिकार। अब बचे दोस्तों 6 मौलिक अधिकार, यानी करंट में हमारे पास वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार हैं। कौन कौन से अधिकार हैं, आइए जानते हैं और डिस्कस करते हैं उन मौलिक अधिकारों के बारे में। सबसे पहले दोस्तों आपका यहाँ पर समता या समानता का अधिकार, अर्थात राइट टू इक्वालिटी, यानी समानता का अधिकार। अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक ये समानता का अधिकार है, यानी समानता के अधिकार का वर्णन अलग अलग चीजों के थ्रू कर दिया गया है इस 14 से लेकर 18 तक अनुच्छेदों में। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, यानी राइट टू फ्रीडम। इसमें दोस्तों आर्टिकल 19 से लेकर 22 तक वर्णन मिलता है राइट टू फ्रीडम का। तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, अर्थात राइट टू एक्सप्लॉयटेशन। राइट टू एक्सप्लॉयटेशन, इसमें दोस्तों 23 से लेकर 24 तक अनुच्छेदों का वर्णन किया गया। नेक्स्ट है चौथा दोस्तों धार्मिक स्वतंत्रता, यानी राइट टू रिलीजियस फ्रीडम। राइट टू रिलीजियस फ्रीडम, इसमें अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक है। पांचवा फंडामेंटल राइट, यानी मौलिक अधिकार है आपका सांस्कृतिक एवं शिक्षा का अधिकार, यानी कल्चरल एवं एजुकेशन, राइट टू कल्चर एंड एजुकेशन। तो आर्टिकल 29 और 30 में इन सभी बातों का वर्णन किया गया। लास्ट है आपका छठवां जो कि मौलिक अधिकार है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, यानी कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी। तो इसमें आर्टिकल 32 में वर्णन किया गया है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी का। तो आइए दोस्तों आज हम 6 जो मौलिक अधिकार हैं इनको डिस्कस करते हैं कि कौन कौन सा आर्टिकल में क्या क्या दिया गया है भारतीय संविधान द्वारा और किस प्रकार एक भारतीय जनता कह सकते हैं या एक व्यक्ति को क्या क्या अधिकार दिए गए हैं भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों के तहत। तो पहले बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर समता या समानता का अधिकार, अर्थात राइट टू इक्वालिटी, सब में समानता, ना धर्म में न जाति न कुछ, सब इक्वल हैं। भारत में जितने भी व्यक्ति हैं सारे इक्वल हैं। अब देखते हैं दोस्तों इसमें कि समता या समानता का अधिकार अर्थात राइट टू इक्वालिटी, इसमें अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक है। और अब देखते हैं दोस्तों उन अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक में क्या क्या दिया गया। पहले बात करते हैं दोस्तों अनुच्छेद 14। अनुच्छेद 14 में दिया गया है विधि के समक्ष समानता, अर्थात कानून सबके लिए बराबर है। भारतीय संविधान द्वारा ये बताया गया है मौलिक अधिकारों में कि भारत की जनता के लिए सबके लिए विधि के समक्ष समानता, यानी सबको कानून समान है, सबके लिए कानून एक जैसा है, चाहे किसी भी धर्म का हो, जाति का हो, कैसा भी हो, गोरा हो, चिट्टा हो, काला हो, सबके लिए कानून समान है। अब बात करते हैं आर्टिकल 15 यानी अनुच्छेद 15 में क्या दिया गया। 15 में बताया गया दोस्तों धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान आदि के आधार पर विभेद में रोक, अर्थात कोई भी व्यक्ति धर्म, जाति, लिंग, जन्म के स्थान पर अंतर पैदा नहीं कर सकता है और नहीं किसी को यह अधिकार है कि वो किसी धर्म, जाति के आधार पर विभिन्नता या विभेद उत्पन्न करे। तो दोस्तों क्या है, धर्म हो गया, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख, ईसाई, जितने भी बौद्ध, जैनिज्म, जितने भी आपके रिलीजियस धर्म हैं,
सब इक्वल माने गए हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के तहत। जाति, कोई भी जाति हो, चाहे ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, क्षुद्र, वैश्य, जितनी भी जाति हैं वो सब समान मानी जाती हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के तहत। और भारत जो कि लोकतंत्रात्मक देश है उसमें भी सबको समानता दी गई है। नेक्स्ट है दोस्तों इसमें लोक नियोजन में अवसर की समानता। किसकी? अवसर, अर्थात गवर्नमेंट जॉब यानी सरकारी जॉब में अवसर की समानता। सरकारी नौकरी में सबको अवसर की समानता दी जाएगी। यह है आर्टिकल 16। अब दोस्तों यहाँ पर स्टूडेंट के मन में एक कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है कि यार जब सबको समानता की बात की गई है आर्टिकल 16 में, तो क्यों यहाँ पर आरक्षण या रिजर्वेशन एक प्रथा चल रही है? तो इसका मैं बता देता हूं दोस्तों आपको। एक्चुअल में होता क्या है, जितनी भी आपकी अलग अलग कैटेगरी है, चाहे जनरल मान लीजिएगा, ओबीसी, एससी, एसटी या ईडब्ल्यूएस, होता है दोस्तों, इन पर व्यक्तित्व को देखकर नहीं किसी में डिफरेंस पैदा कर दिया जाता है, उसके बैकग्राउंड। लाइक यहाँ पर मान दिया जाता है दोस्तों क्षेत्र के एरिया के अकॉर्डिंग भी दोस्तों यहाँ पर कैटेगरी वाइज डिवाइड कर दिया जाता है। तो देखते दोस्तों यहाँ पर सपोज कोई गवर्नमेंट कोई एग्जाम कंडक्ट करवा रही, लाइक एसएससी का मान लीजिए, उसमें दोस्तों होता क्या है, जनरल के लिए गवर्नमेंट अगर 20 पोस्ट देती है, ठीक है, तो यहाँ पर सिर्फ जनरल वाले कैंडिडेट्स के लिए कंपटीशन होगा। चाहे कैंडिडेट यहाँ पे 1 लाख हो, 2 लाख हो, 3 लाख, कितने भी हों, लेकिन उनमें से सिर्फ 20 सिलेक्ट होंगे जनरल से। बात करते हैं ओबीसी की। ओबीसी में क्या है, सपोज यहाँ पर 10 सीट है ओबीसी में, तो पूरे इंडिया में अगर सेंट्रल लेवल का एग्जाम है तो क्या होता है, पूरे इंडिया में जितने भी ओबीसी कैंडिडेट होंगे जिन्होंने फॉर्म फिलअप किया है, जिन्होंने एग्जाम दिया, उनके लिए क्या होता है दोस्तों, उनके लिए है 10 पोस्ट। चाहे कैंडिडेट उसमें 100 हो, 1000 हो, लाख हो, 10 लाख हो, तो उनके लिए सिर्फ 10 पोस्ट है, यानी उनमें से सिर्फ 10 स्टूडेंट सेलेक्ट होने। अगर एसटी की बात करें, अगर 5 यहाँ पर एसटी के लिए पोस्ट हैं, तो पूरे इंडिया में जितने भी एसटी कैटेगरी या एससी कैटेगरी के जो भी स्टूडेंट होंगे उनके लिए सिर्फ 5 पोस्ट हैं। चाहे स्टूडेंट आपके लाख, 100, 1000 कितने भी हों, पोस्ट सिर्फ 5 हैं, सेलेक्ट सिर्फ 5 होंगे। एसटी में 2 है तो इसमें भी ऐसे पोस्ट 2 है तो 2 ही सिलेक्ट होंगे, चाहे कैंडिडेट कितने भी हैं। ईडब्ल्यूएस में अगर 1 पोस्ट है तो कैंडिडेट कितने भी हो सिलेक्ट 1 होगा। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर कभी कभार होता क्या है कि जनरल के बीच उतना कंपटीशन नहीं होता है। क्यों? पोस्ट भी ज्यादा है, कैंडिडेट भी एवरेज में। कभी कभार होता है दोस्तों, सपोज आपकी 10 पोस्ट है यहाँ पर किसमें, ओबीसी में, लेकिन कैंडिडेट यहाँ पर ज्यादा मिल जाते हैं, यानी मैक्सिमम कैंडिडेट रह जाते हैं, ज्यादा कैंडिडेट। तो कभी कभार ये होता है दोस्तों, जो ओबीसी वाले हैं इनकी मेरिट इन जनरल वालों से ऊपर चली जाती है। सपोज 78 अगर जनरल की गई है तो यहाँ पर 80 मेरिट या 80 मेरिट चली जाती ओबीसी वालों। ये क्यों होता है दोस्तों? ये होता है, डिपेंड करता है कैंडिडेट कितने हैं, किस कैटेगरी में कैंडिडेट कितने हैं, ये डिपेंड करता है। सेम ऐसे एसटी में कभी कभार एसटी वालों की मेरिट हाई चली जाती है, एससी वालों की हाई चली जाती है। तो इस प्रकार गवर्नमेंट ने अलग अलग कैटेगरी वाइज सबको इक्वालिटी प्रदान की है। ये ओबीसी वाला इस जनरल की पोस्ट नहीं ले सकता है, जनरल वाला ओबीसी में नहीं आ सकता है, एसटी वाला एसटी की नहीं ले सकता है, एसटी वाला जनरल की नहीं ले सकता है। इस प्रकार दोस्तों सबको इक्वालिटी प्रदान की गई है। इसीलिए कहा गया है कि अनुच्छेद 16 में अवसर की समानता यानी लोक नियोजन या सरकारी नौकरी में अवसर की समानता प्रदान की गई है। बात करते हैं अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 17 में दोस्तों अस्पृश्यता का अंत यानी अनटचेबिलिटी अर्थात छुआछूत में
रोग का वर्णन किया गया है आर्टिकल 17 में। 18 की बात करें, आर्टिकल 18, तो आर्टिकल 18 में है दोस्तों उपाधियों का अंत। किसका? उपाधियों का अंत दिया गया है आर्टिकल 18 में। अब बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट फंडामेंटल राइट की, जो कि है आपका राइट टू फ्रीडम, अर्थात स्वतंत्रता का अधिकार। तो कौन कौन सी बातें इसमें वर्णित की गई हैं, आइए डिस्कस करते हैं आज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के सेकंड मौलिक अधिकार, जो है आपका स्वतंत्रता का अधिकार। और इसमें आर्टिकल 19 से लेकर 22 तक है, यानी अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक कौन सा अधिकार है? स्वतंत्रता का अधिकार, यानी राइट टू फ्रीडम। राइट टू फ्रीडम ये रहा दोस्तों। अब देखते हैं दोस्तों सबसे पहले 19 में क्या है, यानी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अर्थात व्यक्ति की खुद की स्वतंत्रता। व्यक्ति को संविधान द्वारा स्वतंत्रता प्रदान की गई है, जिसके तहत एक व्यक्ति अपने खुद का विकास करे और खुद के विकास होने के पश्चात देश का भी विकास करे, यानी अपने व्यक्तित्व के विकास के साथ साथ यहाँ पर देश का विकास भी होगा आर्टिकल 19 के तहत। तो पहला है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, यानी खुद की स्वतंत्रता, ताकि मैं अपना विकास करूं और मेरे साथ साथ मेरे गांव, मेरे राज्य, मेरे देश का भी विकास हो। तो ये है आर्टिकल 19। अब देखते हैं दोस्तों इसके भी अलग अलग 5-6 पॉइंट दिए गए हैं यहाँ पर 19A में। आर्टिकल 19(1) या ए कह सकते हैं दोस्तों, कभी कभार एग्जामिनर 19(1) या 19A करते तो एक ही बात है दोस्तों। तो मैंने यहाँ पे लिखा बेसिकली 19A। 19A में दिया गया दोस्तों बोलने की स्वतंत्रता। बोलने की स्वतंत्रता, यहाँ यानी मैं बोल सकता हूं, मुझे ये स्वतंत्रता इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मौलिक अधिकार के तहत मिली है। 19(2) में दोस्तों शांतिपूर्ण रूप से एकत्रित होने की स्वतंत्रता। शांतिपूर्ण ढंग से एकत्रित होने की स्वतंत्रता बिना हथियारों। एक पॉइंट आता है दोस्तों इसमें, विदाउट एनी इक्विपमेंट, या कह सकते हैं दोस्तों बिना हथियारों के। बिना हथियारों की बात करते हैं इसमें 19C या 19(3) में कौन सा दिया गया? सभा समूह बनाने की स्वतंत्रता, अर्थात मैं ग्रुप बना सकता हूं, क्रिएट कर सकता हूं। ये स्वतंत्रता मुझे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल के तहत मिलती है। भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों के तहत मुझे ये स्वतंत्रता मिलती है। नेक्स्ट है 19D या चौथा, भारत में आवागमन, अर्थात मैं संपूर्ण भारत में आवागमन या घूम सकता हूं, ये भी मुझे फ्रीडम मिली है। नेक्स्ट है भारत में निवास, अर्थात भारत में कहीं भी निवास कर सकता हूं। पहले एक अपवाद था जम्मू कश्मीर, लेकिन अब वो भी क्लियर हो गया दोस्तों। तो भारत में कहीं भी निवास कर सकता हूं। उसके बाद नेक्स्ट है छठवां 19 का 6 या F, कौन सा? आजीविका या रोजगार, यानी भारत में कहीं भी आजीविका के साधन ले सकता हूं, अर्थात रोजगार ले सकता हूं। अब देखिए दोस्तों, मेरा मेन मोटिव है दोस्तों आपको याद कराना, क्योंकि हर एक टीचर, हर एक स्टूडेंट को ये पता है कि बुक में ये सारे लिखे हैं, लिखने से तो कोई फायदा है नहीं दोस्तों। तो मैंने यहाँ पर क्यों लिखे हैं? मेरा मेन मोटिव है दोस्तों आपको ये याद कराना, क्योंकि ये वाला जो पार्ट है फंडामेंटल राइट्स, ये हर एक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अभी हाल ही में दोस्तों अभी आपके करंट में उत्तराखंड पुलिस का फिजिकल चल रहा है, इसके बाद सितंबर में रिटर्न शुरू हो जाएंगे। तो उत्तराखंड जो पुलिस है उसके रिटर्न के लिए ये बेहद इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोस्तों संविधान बहुत बड़ा है, ठीक है, जिसमें 395 आर्टिकल, उसमें जो एग्जामिनर होगा मेन चीजें पूछेगा, क्योंकि पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम होगा, ना ज्यादा टफ होगा ना ज्यादा इजी होगा, मीडियम लेवल का एग्जाम होगा। और कॉन्स्टिट्यूशन में मीडियम लेवल का जो पार्ट है वो है फंडामेंटल राइट्स। तो यहां से मैं भी कह सकता हूं दोस्तों कि एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ ले जो आपके 6 फंडामेंटल राइट्स हैं इनसे। तो मेरा मेन मोटिव आपको याद कराना है, न कि लिखवाना।
दोस्तों आप लिख सकते हैं जैसे इस प्रकार मैंने यहाँ पर लिखे हैं इजी अप्रोच में। अब डिस्कस करते हैं दोस्तों कि इनको कैसे याद किया जाए। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर समझाता हूं। सपोज अपनी बात कर लेता हूं। मैं एक स्टूडेंट हूं और मैं सरकार के किसी कार्य से खुश नहीं हूं और खुश नहीं हूं तो मैं आवाज उठाऊंगा उसके अपोजिट में, उसके विरोध करने के लिए जो गवर्नमेंट ने काम कर रही। तो मेरे लिए सबसे पहले है बोलने की स्वतंत्रता, यानी मैं आवाज उठाऊंगा, बोलूंगा उसके विरुद्ध। किसके विरुद्ध? जो सरकार ने कोई काम या संगठन बना रही है। तो दोस्तों अब है, जब मैं बोलूंगा तो मेरी कोई सुनेगा नहीं, अकेले की कोई नहीं सुनता, चाहे कहीं पर भी हो। तो उसके बाद मैं क्या करूंगा, शांतिपूर्ण रूप से एकत्रित होने की कोशिश करूंगा, यानी लोगों को एकत्रित करवाऊंगा शांतिपूर्ण रूप से, बिना हथियारों। जब मेरी बात कोई नहीं सुन रहा है उसके बाद मैं और लोगों को भी अपने साथ एकत्रित करूंगा, पर शांतिपूर्ण रूप से, बिना हथियारों के। ये बात याद रखना कि बिना हथियारों की बात आती है बी में, 19B में। तो अब देखिए दोस्तों, तीसरा है समूह, यानी जब मेरी बात कोई सुन नहीं रहा है, एकत्रित हो गए हैं फिर भी कोई रिजल्ट नहीं आ रहा, उसके बाद मैं क्या करूंगा, ग्रुप बनाऊंगा, समूह बनाऊंगा और संगठन बनाऊंगा। इसके पश्चात भी कुछ बेनिफिट नहीं मिल रहा तो मैं क्या करूंगा, संपूर्ण भारत में आवागमन, यानी ग्रुप वाइज, संगठन वाइज हम संपूर्ण भारत में आवागमन करेंगे, घूमेंगे, प्रचार प्रसार करेंगे कि यार ये कार्य गवर्नमेंट गलत कर रही है। तो यह है। इसके बाद जब हम घूमेंगे दोस्तों, संपूर्ण भारत में घूमेंगे तो उसके बाद हमें रहने के लिए कोई जगह तो चाहिए। अगर सब घूमेंगे तो रहेंगे कहाँ? तो हमें आवास की जरूरत पड़ती है। फिर यह है इसमें भारत में निवास, तो हम कहीं पर रुकेंगे घूमने के पश्चात। उसके बाद जब इंसान कहीं पर रुक जाता है तो यार खाने पीने भोजन के लिए कुछ चाहिए, तो क्या उसके लिए दोस्तों आजीविका या रोजगार, यानी रुकेगा तो उसके बाद इंसान को या मुझे रोजगार चाहिए। तो इस प्रकार कहानी के अनुसार हम याद कर सकते हैं कि पहले बोलने की स्वतंत्रता, फिर शांतिपूर्ण रूप से एकत्रित होने की स्वतंत्रता, उसके बाद सभा बनाने की स्वतंत्रता, फिर पूरे भारत में आवागमन की स्वतंत्रता, फिर आजीविका की स्वतंत्रता, फिर निवास की स्वतंत्रता, देन उसके बाद आजीविका की स्वतंत्रता। तो इस प्रकार हम कहानी के अकॉर्डिंग याद कर सकते हैं इस अधिकार को। अब देखते हैं दोस्तों यहाँ पर अनुच्छेद 20 यानी आर्टिकल 20। आर्टिकल 20 को देखते हैं यहाँ पर। तो आर्टिकल 20 में क्या क्या बातें वर्णित की है। आर्टिकल 20 में दोस्तों अपराध के दोष सिद्धि, यानी कोई व्यक्ति अपराध करता है तो उसके संरक्षण के हित में कुछ अधिकार दिए गए। तो जानते हैं क्या क्या है आर्टिकल 20 के तहत। सबसे पहले दोस्तों 20 में है अपराध के दोष सिद्धि, और आर्टिकल 20A में है कि सपोज कोई व्यक्ति कुछ अपराध करता है तो उसके लिए सजा उसी समय के कानून के तहत दी जानी चाहिए। अर्थात मान के चलो यहाँ पर कोई व्यक्ति है, सपोज उसने कोई क्राइम अपराध किया है 2020 में किसी व्यक्ति ने कोई क्राइम किया है और वो अब पकड़ा गया 2021 में। तो दोस्तों जो उसको सजा मिलेगी वो मिलेगी 2020 के कानून के तहत, यानी जो 2020 में कानून के तहत सजा होगी वो उस व्यक्ति को मिलेगी। अगर बात करें दोस्तों, अगर कोई व्यक्ति अभी 2021 में कोई अपराध करता है तो उसको सजा मिलेगी इस 2021 के कानून के तहत। किसके तहत? करंट में जो कानून है, जब उसने अपराध किया है उस समय के कानून के तहत उस व्यक्ति को सजा मिलेगी। अब देखते हैं दोस्तों इसमें दूसरा कि खुद के विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य, यानी जब कोई व्यक्ति अपराध कर देता है तो उसको खुद के विरुद्ध गवाही देने पर फोर्स नहीं किया जा सकता है। ये भी
संरक्षण मिलता है उस व्यक्ति को जिसने क्राइम किया है। तीसरा है इसमें दोस्तों, एक अपराध के लिए एक ही बार सजा, यानी कोई व्यक्ति एक बार अपराध करता है तो उसके लिए एक ही बार सजा होनी चाहिए, यानी एक अपराध करेगा तो एक बार सजा, अगर 2 बार अलग अलग अपराध कर रहा है तो उसके लिए अलग अलग सजा होंगी, अलग अलग पनिशमेंट दी जाएगी उस अपराधी या क्रिमिनल को। अब देखते हैं दोस्तों इसमें अनुच्छेद 21-20 वाला हम पूरा कर चुके हैं। अब डिस्कस करते हैं यहाँ पर आर्टिकल 21। आर्टिकल 21 में क्या है दोस्तों, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता अर्थात जीवन का अधिकार। ये काफी इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है दोस्तों। कौन सा? अनुच्छेद 21, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता या जीवन का अधिकार। इसके तहत दोस्तों हमको जीवन में, जिंदगी में हम प्रत्येक इंसान को स्वच्छ वायु लेने की अधिकार मिला है, पानी पीने का अधिकार मिला है, स्वच्छ वातावरण में रहने का अधिकार मिला है। तो ये सारी बातें हैं किसमें? 21 में, इसलिए इसको जीवन का अधिकार भी कहा जाता है। अब देखिए दोस्तों, अब आते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट पे, किस पे? जिस प्रकार हमने 44वां संविधान संशोधन 1978 पढ़ा था कि राइट टू प्रॉपर्टी को एक फंडामेंटल राइट से हटाकर इसे आर्टिकल 300A में कानूनी अधिकार के तहत जोड़ दिया गया है। तो अब देखिए दोस्तों, अब क्या है? 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत जोड़ दिया गया। जो आर्टिकल 21A है उसे 86वां यानी 86 अमेंडमेंट एक्ट 2002 के द्वारा जोड़ दिया गया है। और है क्या इसमें? इसमें है दोस्तों 6 से लेकर 14 साल के बच्चों के लिए फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन, यानी निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा। जो आर्टिकल 21A है उसको संविधान संशोधन 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत यानी सन 2002 में जोड़ दिया गया है, जिसमें 6 से लेकर 14 साल के बच्चों को निशुल्क एवं कंपलसरी शिक्षा दी जाए। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आर्टिकल 22 यानी अनुच्छेद 22। अनुच्छेद 22 में दिया गया दोस्तों गिरफ्तारी के संबंध में संरक्षण, यानी जब कोई व्यक्ति क्राइम करता है उसके बाद पुलिस उसे गिरफ्तार करती है तो उसके संरक्षण में कुछ अधिकार दिए गए हैं उस अपराधी को। तो क्या क्या है दोस्तों? सबसे पहले अगर पुलिस किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करती है तो उस व्यक्ति को कारण पूछने का अधिकार। किसको? जो यहाँ पर अपराध करता है जिससे पुलिस ने गिरफ्तार किया। अब देखते हैं दोस्तों दूसरा। पहले तो उसे कारण पूछने का अधिकार है जिसने कोई क्राइम किया है, देन उसके बाद पुलिस ने गिरफ्तार किया। सेकेंड वन 24 आवर्स यानी 24 घंटे के अंदर किसी नजदीकी मजिस्ट्रेट या न्यायपालिका के सामने उपस्थित करवाना। ये उस व्यक्ति के हितों में कि 24 घंटे के अंदर किसी नजदीकी न्यायपालिका के सामने उपस्थित करवाना है उस व्यक्ति को जिसको गिरफ्तार कर दिया गया है पुलिस द्वारा। तीसरा है दोस्तों उस व्यक्ति को मनपसंद कानूनी सलाहकार या वकील लेने की स्वतंत्रता होगी, यानी जिस व्यक्ति ने अपराध किया है, गिरफ्तार हो गया है, उसको मनपसंद कानूनी सलाहकार यानी वो अपने मनपसंद किसी वकील को हायर कर सकता है अपने समक्ष या अपने से गवाही देने में। अब नेक्स्ट है दोस्तों इसमें तीसरा फंडामेंटल राइट, शोषण के विरुद्ध अधिकार, राइट टू एक्सप्लॉयटेशन, जिसमें 23 से 24 तक आर्टिकल हैं। 2 आर्टिकल हैं इसमें राइट टू एक्सप्लॉयटेशन में। कौन कौन से? नंबर 23 में है दोस्तों मानव व्यापार, बालाश्रम, बंधुआ मजदूरी, यानी किसी भी व्यक्ति का किसी भी प्रकार से शोषण नहीं किया जा सकता है, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो। तो देखिए
पहला है मानव व्यापार। आर्टिकल अनुच्छेद 23 के तहत मानव व्यापार नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट, बालाश्रम या बच्चों से मजदूरी नहीं करवा सकते हैं। आर्टिकल 23 के तहत बंधुआ मजदूरी, यानी किसी व्यक्ति को जबरदस्ती फोर्स नहीं कर सकते हैं मजदूरी करने के लिए। नेक्स्ट है आर्टिकल 24। इसमें दोस्तों इस बातों का वर्णन किया गया है कि 14 से कम उम्र वाले बच्चों को कारखानों में काम करवाने से रोक, यानी 14 से कम उम्र वाले बच्चे से हम कारखानों या फैक्ट्रियों में काम नहीं करा सकते हैं। ये अधिकार दिए गए हैं भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों के तहत। आज के लिए इतना ही दोस्तों, नेक्स्ट अधिकारों की बात करेंगे अगले टॉपिक में। तो धन्यवाद दोस्तों।